सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो क्या होता है ना, एक स्टॉक जिसमें आई न्यूज़ पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, चलो पॉजिटिव आई, जिस स्टॉक की हम बात करें इसमें पॉजिटिव आई, ज़बरदस्त तेज़ी आई, लेकिन आपको पहले ये समझना चाहिए वो न्यूज़ जो है वो एक्चुअल में टेम्परेरी है कि लॉन्ग टर्म के लिए है। दो चीज़ों की सिचुएशन होती है ना। अब उस स्टॉक में कल तो आ गई ज़बरदस्त वाली तेज़ी, और कल के बाद आज इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त वाली गिरावट आ गई। अब बताओ जिन लोगों ने कल इस स्टॉक को लिया होगा उनका क्या होगा, और आगे स्टॉक में कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है, ट्रेंड क्या है वो भी नहीं देखा, तो फिर स्टॉक में फंसेंगे या नहीं, आप बताइएगा। कमेंट करके बताना अगर आप में से किसी के पास ये स्टॉक है जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। आज लगभग 5% के समथिंग की गिरावट, जबकि कल कितनी तेज़ी थी देख लो आपके सामने, लगभग यहाँ पर 20% के समथिंग की हमें तेज़ी देखने को मिली थी कल। और आज क्या हुआ, आज बिल्कुल इसका अपोजिट 5% की गिरावट। अब जिन लोगों ने कल एंट्री ली है या फिर कुछ लोग जो आज एंट्री लेने का सोच रहे हैं, क्या उनको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए और स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। और सबसे पहले तो ये समझो कि इस स्टॉक में कल तेज़ी किस वजह से थी। जब हमें ये समझ आएगा कि तेज़ी किस वजह से थी, उसी के बाद हम आगे डिसाइड कर पाएंगे क्या ये स्टॉक में अभी अगर हमने ले भी लिया है स्टॉक और हम लॉस में भी हैं तो हमें बने रहना चाहिए कि एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें न्यूज़ को जानना ज़रूरी होगा। आलोक इंडस्ट्री अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई ये रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है, मतलब रिलायंस ग्रुप की सब्सिडरी है। इसमें रिलायंस का अच्छा खासा स्टेक है जो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगा, स्टॉक में अगर आपको एंट्री एग्जिट कुछ भी करना है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना, उसके बाद ही डिसीजन ले लेना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको डेफिनेटली मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं उसका लेटेस्ट आर्टिकल, जो कल इस स्टॉक में तेज़ी थी वो क्यों थी और आगे क्या हो सकता है। तो भाई आलोक इंडस्ट्री में इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट यानी Q4 आया था, जिसकी वजह से स्टॉक में कल 18% की तेज़ी थी। आप देख सकते हैं कल का ही आर्टिकल है। तो यहाँ पर स्टॉक अप्रैल, जैसे तो स्टॉक में अप्रैल के महीने में लगभग 25% के समथिंग की तेज़ी आ चुकी है। तो जानते हैं यहाँ पर रिजल्ट कैसा आया और इस रिजल्ट के बेस पर क्या आगे स्टॉक में दोबारा से स्टॉक में तेज़ी आने की उम्मीद है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट तो मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिएगा। 21 अप्रैल को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अनिल मुंगंड से प्राप्त त्यागपत्र का पता चला है। अनिल कुमार जो मुंगंड है वो 30 अप्रैल 2025 से कंपनी के प्रमुख वाणिज्य के रूप में एक नई भूमिका ग्रहण करेंगे, और परिणाम स्वरूप 29 अप्रैल 2025 के कारोबारी घंटों की समाप्ति से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के प्रबंधीय कार्मिक नहीं रहेंगे। मतलब 29 अप्रैल 2025 के बाद वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। 29 अप्रैल 2025 तक इनको ये कार्यकाल, ये जो पद है ये संभालना है। यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है। अब चलिए मैं डिटेलिंग तो बना ही रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, शेयरधारिता के आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास मार्च 2025 के क्वार्टर के लास्ट में आलोक इंडस्ट्री में लगभग ये है 19 अरब 86 करोड़ 53 लाख, ऐसा ही कुछ है। ये आप देख लेना भाई कितना बैठ रहा है। टोटल में परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ, 40% के आसपास की हिस्सेदारी है किसके पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास। और इसके अलावा दूसरी ओर JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास 34.99, ऑलमोस्ट 35% की हिस्सेदारी है। तो यानी कि 40% की हिस्सेदारी तो हो गई रिलायंस के पास और 35 हो गई इनके पास। तो कितनी हो गई टोटल, लगभग 75% के आसपास। यानी कि ये रिलायंस ग्रुप की, मतलब पूरी तरीके से 100% सब्सिडरी नहीं है रिलायंस ग्रुप की है ये एक इसको हम बोल सकते हैं जो जॉइंट वेंचर टाइप होता है, उस तरीके से। यहाँ पर JM फाइनेंशियल का भी इसमें 35% का स्टेक है, 40% रिलायंस का है। अब आप देखो, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ, अभी इसका मार्केट कैप को अगर आप देखोगे तो 9,220 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अब इसमें से 40% निकाल लो, इतना पैसा इसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस ग्रुप का लगा हुआ है। अब रिलायंस ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा, 20 लाख करोड़ के आसपास का। अब उसमें से 9,000 का 40 अगर आप लगाओगे तो लगभग 3600-3700 करोड़ के आसपास बैठता है। 20 लाख करोड़ की कंपनी उनकी है।
उसमें से कई लाख करोड़ का उनका पर्सनल टर्नओवर है, ठीक है, जो उनका पर्सनल एसेट है, उसमें से अगर वो 3600 करोड़ एक कंपनी में लगा दें और मान लो किसी वजह से ये कंपनी बर्बाद हो जाए, डूब जाए, तो क्या रिलायंस ग्रुप या मुकेश अंबानी बर्बाद हो जाएंगे? 20 लाख करोड़ की कंपनी का अगर 3600 करोड़ रुपए डूब गया तो क्या वो बर्बाद हो जाएंगे? देखो लॉस तो लॉस होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 36 रुपए का हो चाहे 3600 करोड़ का हो, लॉस है। लेकिन क्या उस लॉस की वजह से रिलायंस ग्रुप बर्बाद हो जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगा। अब 20 लाख करोड़ का 3600 करोड़ अगर आप निकालोगे तो 0.000 कुछ परसेंट आएगा। उतना रिस्क इस कंपनी में रिलायंस ग्रुप का है। हमारा कितना है? हमेशा याद रखना, स्टॉक में चाहे आप परसेंटेज वाइज, मतलब चाहे आप उसमें एंट्री ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, लॉस कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको परसेंटेज वाइज करना है। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं ये हमेशा परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट करती हैं, प्रॉफिट बनाती हैं, सेल्स करती है, सब कुछ परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कितना रिस्क है? 0.000 कुछ परसेंट होगा। और हमारा 1 लाख का पोर्टफोलियो है, टोटल 20,000 हमने इसमें लगा दिया, हमारा 20% का रिस्क होगा इसमें। अब आप देखो, हम कहते हैं कि उनके 3600 करोड़ लगे, भाई उनके 3600 करोड़ भी 0.001% में आते हैं और हमारा 20,000 भी 20% में आता है। परसेंटेज में इसलिए कैलकुलेट करना होता है, उनकी रिस्क कैलकुलेशन हमारे अकॉर्डिंग बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, हमारी 20% बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें हम स्टॉक मार्केट बेसिक में सीखेंगे। यहाँ पर मैं हर महीने अब आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जो हमारी ये स्टॉक मार्केट बेसिक है। इस महीने भी लास्ट में एक वीडियो यहाँ पर आने वाली है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। परसेंटेज वाइज में आप रिस्क लीजिएगा। मैं आपके साथ ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ शायद लास्ट टाइम भी वीडियो में शेयर किया था, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एक लॉस मेकिंग कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो। जब कंपनी खुद ही नहीं कमा रही है तो आपको क्या कमा के देगी? ऐसा नहीं कि कंपनी आगे नहीं कमा सकती, हो सकता है कंपनी आगे ग्रो करे, कमाने लगे, लेकिन अभी तो नहीं कमा रही है ना। तो भाई जब कंपनी खुद नहीं कमा रही है तो आपको कैसे कमा के देगी? सीधी सी बात। तो जो कंपनी कमा रही है उस कंपनी में पैसा लगाओ, वो खुद कमा रही है तो आपको भी कमा के देगी। लेकिन कंपनी खुद लॉस में है, खुद नुकसान में जा रही है, तो आपको कैसे प्रॉफिट देगी? हाँ, छोटे छोटे ओकेशन होते हैं, जैसे कभी कभी ट्रेंड चेंज हो जाता है, उसका मौका उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी होता है और उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल आना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, आप चार्ट रीड करना जानते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मार्केट में नए हो और आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो भाई यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स में आप मत जाओ जो लॉस मेकिंग है। अब रिजल्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, तो देखो रिजल्ट आया है, इम्प्रूवमेंट है। अगर आप मार्च 2024 से कंपेयर करोगे तो 216 करोड़ का लॉस था, जो अभी 74 करोड़ का बचा है, तो इन्होंने अपने लॉस को कम किया है, बहुत अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करोगे तो 273 करोड़ से घटकर सिर्फ 74 करोड़ बचा है, ये भी ज़बरदस्त डेटा है। लेकिन है तो अभी भी लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं है। ये है असली प्रॉब्लम। जब तक एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में नहीं बदल जाती है तब तक मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। और देखो ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट नहीं देती है, लॉस मेकिंग कंपनी में लोगों का बहुत पैसा बना है, लेकिन वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो फिर आपको इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। भले ही यहाँ पर मुकेश अंबानी के रिलायंस का 40% का स्टेक हो, मैंने आपको बता दिया है, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब तक ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनती है तब तक आपको स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। और रही रिजल्ट की बात, रिजल्ट अभी भी नेगेटिव है, इसके बेस पर एक दिन तेज़ी आ गई, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल परफॉर्मेंस करेगा। अब जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है। इसमें ये नहीं है कि रिजल्ट में इसने इंप्रूवमेंट किया है तो अब स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी रहेगी, नहीं भाई, है तो लॉस मेकिंग ही ना, वो तो एक दिन इंपैक्ट पड़ गया। अब नॉर्मली स्टॉक परफॉर्मेंस करेगा जो उसका ट्रेंड था। और अब इसका ट्रेंड क्या था, चलिए वो इसके लिए हम टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या था। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट, क्या नज़र आ रहा है आपको? स्टॉक धीरे धीरे करके थोड़ी सी तेज़ी दिखा रहा था, यहाँ से आपको लग रहा है 14 रुपये से स्टॉक जो है 19 रुपये तक पहुँच गया तो ट्रेंड चेंज हो गया। अरे भाई इस तरह की तेज़ी तो पहली भी है। यहाँ पर 20 रुपये से स्टॉक कहाँ तक पहुँचा था, 25 रुपये तक। इससे पहले यहाँ पर भी देख लो 24 रुपये का स्टॉक कहाँ पहुँचा था, 30 रुपये तक। इससे पहले यहाँ पर देख लो स्टॉक यहाँ पर जो लो बनाया था 23 रुपये बनाया था, उसके बाद स्टॉक कहाँ तक गया था, 30 रुपये तक। ये तो छोटी छोटी जो अप एंड डाउन होते हैं ना,
एक जिगजैग पैटर्न बनता है, वो तो अप ट्रेंड में भी बनेगा ना। जब स्टॉक में अप ट्रेंड आएगा तो थोड़ी नीचे गिरावट होगी, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ी गिरावट होगी, फिर ऊपर जाएगा, फाइनली ट्रेंड अप होगा। सेम यहाँ पर स्टॉक में है डाउन ट्रेंड ही, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर आ रहा है, थोड़ा नीचे, लेकिन चल कैसा रहा है यहाँ पर ट्रेंड डाउन। तो यहाँ पर स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं है ये, इसके लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, वरना बुरी तरीके से फंस जाओगे। पहली बात, स्टॉक में मौका नहीं है। स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म तो मेरे हिसाब से इसमें सोचना भी मत। बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट हो, ये सब चीज़ें इंडिकेटर, न्यूज़, टेक्निकल चार्ट रीड और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसमें स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं, जब अगर आपको लेवल मिलता है तो। अदरवाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन, वो एक अलग बात है, अगर कोई मौका बन रहा है, मान लो कोई न्यूज़ आ रही है इस कंपनी से रिलेटेड, इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या फिर इस कंपनी के जो है प्रॉफिट मेकिंग बनने वाली है, इसने सारा कर्ज चुका दिया है, कुछ इस तरह की न्यूज़ आ रही है, उसका इंपैक्ट कुछ दिन स्टॉक के प्राइस पर रह सकता है, तब आप उसका फायदा उठा सकते हो। कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, वो एक अलग मैटर है, बट ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक दिन की तेज़ी के चक्कर में यहाँ पर जैसे हुआ कल, और उसके चक्कर में बहुत से लोगों ने एंट्री ली, फंस गए होंगे। डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में एक गिरावट अभी कंटिन्यू रहने वाली है। गिरावट भी ना हो तो कंसोलिडेशन मोड तो रहने वाला है, अब ट्रेंड अभी आने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद तो चाहे लॉस मेकिंग हो चाहे कुछ हो, अगर मौका मिल रहा है तो बना सकते हैं, बट रिस्क रहेगा, ऐसा नहीं कि रिस्क खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के आप एंटर कीजिएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और उस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।